हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बालाजी टीचिंग सेंटर में। तो आज का जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है आधुनिक भारत। यानी कि आधुनिक भारत का मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे जो कि पार्ट 15 है, हिस्ट्री का जो पार्ट 15 है। चैप्टर का नाम है आपका भारतीय संविधान का निर्माण। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में बात करेंगे। और वैसे वे ये जो है वो हिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री और ये पॉलिटिक्स जो होता है वो जुड़वा भाई है आपस में, और दोनों के क्वेश्चन आपस में आते रहते हैं। कभी इसमें आता है तो कभी इसमें आता है। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात की सूचना दे देना चाहता हूँ कि हमारे जो इस चैनल है, इस चैनल पर आपको 12th क्लास की जो जितनी भी आर्ट्स क्लासेस की जो बुक है वो सभी बुक को जो फेयर है इसी तरह से पढ़ाई जाएगी। तो आज हिस्ट्री से स्टार्ट किए हुए हैं, जो 15 चैप्टर है, लास्ट से अंत जाएंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। तो संविधान, तो देखिए संविधान, इसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारे देश में संविधान है और हमारा भारत का संविधान कैसा है, दुनिया का जो है ना सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे देश में। मतलब हमारे देश का जो संविधान इतना लंबा है ना, किसी देश का इतना लंबा संविधान और लिखित संविधान नहीं है। देखिए संविधान की परिभाषा को देखते हैं। तो संविधान मूलभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों एवं सरकार दोनों को करना पड़ता है। तो ये निश्चय ही है, यदि आप किसी संस्था में हो तो उस संस्था में रह रहे हो तो उस संस्था का कुछ नियम होता है, आपको उस चीज़ का पालन करना पड़ता है। उसी तरह यह एक संविधान है और आप एक भारत में रहे हो, भारत देश में रह रहे हो और वहाँ के लिए ये नियम है, और ये नियम जनता और सरकार दोनों को पालन करना पड़ेगा। किसको? जनता और सरकार दोनों को। यही है हमारा संविधान। 8वां में आपको लिख देना है, मतलब कि ये नहीं याद हुआ तो ये याद होगा, नियमों कानूनों एवं परंपराओं। परंपरा है, हमारे पूर्वज इसको निभाते आ रहे हैं संविधान को, तो परंपरा हुआ एक प्रकार से। तो नियमों कानूनों एवं परंपराओं इत्यादि का मतलब कि आदि का संकलन जो किसी एक देश पर कोई देश शासन करने के लिए होता है, मतलब किसी एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखिए संविधान के हम प्रकार देखते हैं। तो ये देखिए आपके संविधान के प्रकार, तो लिखित संविधान होता है, एक लिखित संविधान होता है जिसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। ये दोनों जो दिख रहे हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, इस संकल्प मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कि संकल्पना की जो है ना, मगर संकलन की प्रकृति के आधार पर है। किस चीज़ पर है? संकलन की प्रकृति, इसको किस तरह रखा जाए। तो दो तरीका से रखा जाता है, एक लिखित संविधान के रूप में, एक अलिखित संविधान के रूप में। तो लिखित संविधान जिसको रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वह संविधान जिसमें लिखित अंश हो, मतलब कि वह संविधान जिसमें लिखित अंश अधिक हो एवं अलिखित अंश कम हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। और उदाहरण में हम देखेंगे लिखित संविधान वाला देश, तो अमेरिका का संविधान कैसा है, ऑब्जेक्टिव में आपको आए तो लिखित संविधान है। भारत का भी लिखित संविधान है, जापान का भी लिखित संविधान है, और इत्यादि, यानी कि ऐसे ही देश इसमें आ जाएंगे। अब देखिए अलिखित संविधान जिसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, वह संविधान जिसमें लिखित मतलब कि अलिखित अंश अधिक हो। ये उसका क्या है? विपरीतार्थक, मतलब कि उल्टा है एकदम। अलिखित अंश अधिक हो एवं लिखित अंश कम हो, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण में है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और इत्यादि। अब देखिए आगे देखते हैं। तो ये भी एक संविधान का भेद है, मतलब कि कठोर संविधान जिसको रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लचीला संविधान जिसको फिक्सेबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, जिस तरह से आप देखें लिखित और अलिखित में फर्क। तो कठोर संविधान जिसको रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसका परिभाषा है तो वह संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। क्या हो? कठोर, नाम से ही क्या शुरू में दिख रहा है? कठोर हो। वह
कठोर संविधान कहलाता है। अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर संविधान है। ऑस्ट्रेलिया का कैसा है? कठोर है। कनाडा का कठोर है और फ्रांस का कठोर है इत्यादि। और आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, कठोर है कि लचीला है, तो आपको बताना है भारत का जो संविधान है वो कठोर एवं लचीलेपन का यानी दोनों का मिश्रण है। उसके कई भागों में संविधान के कई भागों में संशोधन करना आसान है तो क्या है? लचीला है। और कई भागों में संशोधन करना मुश्किल है मतलब कठोर है, तो क्या है वो? कठोर संविधान यानी दोनों का मिश्रण है। अब देखिए अलिखित मतलब कि लचीला संविधान, फिक्सेबल कॉन्स्टिट्यूशन, वह संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान हो, लचीला संविधान कहलाता है। उदाहरण देखिए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब। इन जो ये चार देश हैं, चार ही नहीं इत्यादि और देश आएंगे, इन देशों में जो है ना लचीला संविधान है। इसमें संशोधन करना क्या है? एकदम आसान है। आप किसी भी तरीके मतलब किसी भी कानून को क्या कर सकते हो? आसानी से बदल सकते हो। लेकिन ये अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पर कानून बदलने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कठोर है। यहाँ पर संशोधन करना क्या है? कठोर है। तो चलिए हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए दूसरा पेज है, ध्यान दे। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है। लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश, यानी कि लिखित संविधान का निर्माण करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डायरेक्ट अमेरिका रहे आंसर, अमेरिका मार देना, ये पूरा नाम मैंने दे दिया है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। देखिए दूसरा है, सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? मतलब एकदम कठोर है, उसमें संशोधन करना क्या है? एकदम मुश्किल है, तो वो आपको अमेरिका का दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। और देखिए दुनिया का मतलब कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का जो है ना दुनिया का सबसे, मैंने पहले भी आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो अंशतः कठोर एवं लचीला। हमने पहले ही बताया कि इसके कई भागों में मतलब संविधान के कई भागों में संशोधन करना कठोर है और आसान है, मतलब कठोर आसान वही होता है, एवं कई भागों में संशोधन करना एकदम आसान है, इजी है। इसलिए इस जो है वो कठोर एवं लचीलेपन दोनों का क्या है? मिश्रण है। एशिया का पहला देश जो लिखित संविधान का निर्माण किया, तो वो देश आपको जापान है, जो लिखित संविधान का निर्माण किया 3 मई 1947 ईस्वी को। अब देखिए अलिखित संविधान वाले कुछ देश का हम नाम देख लेते हैं। कुछ अलिखित संविधान वाले देश का हम नाम देखेंगे। अलिखित संविधान वाले प्रमुख देश तो इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड, इजराइल, सऊदी अरब। इन देशों में जो है ना अलिखित संविधान है, मतलब कि यहाँ का संविधान कैसा है? अलिखित है। इसमें संशोधन करना एकदम मतलब कि आसान है। अलिखित है तो संशोधन करना आसान है, और लिखित है तो संशोधन करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हो गया। अब देखिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। इसका उल्लेख भाग 22 और अनुच्छेद 368, ये कहा संविधान के भाग 22 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम मतलब जो दर्शन सर्वप्रथम किस विधेयक में मिलता है? किस विधेयक में जो है सर्वप्रथम दर्शन मिलता है? तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको स्वराज विधेयक हो जाएगा। क्या होगा? स्वराज विधेयक। चलिए अब आगे देखते हैं स्वराज विधेयक। अभी क्या है कि स्वराज विधेयक कब और किसके निर्देश में तैयार हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में किसी को तैयार किया गया था? स्वराज विधेयक को 1895 ईस्वी में। कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। गीता रहस्य, जो गीता रहस्य एक पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडले जेल बर्मा में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल बर्मा में। आपका इसका नाम क्या है? यंगून है इसका नया नाम, राजधानी है बर्मा। देखिए और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडले जेल में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल, जो कहाँ पर है? आपको बर्मा में पड़ता है। अब देखिए
आगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कौन सा नारा? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे देखिए, ये कुछ टाइटल्स है, मतलब कि एक प्रकार से कहिए कि टाइटल्स है जिनके नाम, मतलब उसका नाम लेने से उस व्यक्ति का बोध हो जाए। तो लोकमान्य, तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। लोकनायक, तो लोकनायक आपको जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जननायक, तो जननायक आपको कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। और चाचा, तो चाचा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ये संबोधित किया जाता है। सदी का महापुरुष, तो सदी का महापुरुष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। अब देखिए आगे, तो आगे ये कुछ तिथि है। 1922 में संविधान सभा, मतलब जो महात्मा गांधी द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे लाइन में, सभी में आपको संविधान की मांग ही की गई है और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग डेट में की गई है। तो 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 1922 में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? तो 1924 ईस्वी में। और 1928 में तो मोतीलाल नेहरू और संविधान, मतलब मोतीलाल नेहरू ने जो है ना संविधान सभा की मांग की थी। और 1934 की जब बात आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक और व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस ने संविधान की मांग की थी। और 1934 में और एक व्यक्ति ने किया था, वो भी प्रत्यक्ष रूप से M.N. राव के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। क्या की गई थी? M.N. राव के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1935 में, तो 1935 में आपको कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की। कब की? तो 1935 में आपको कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है ना संविधान की मांग की। और 1940 में आपको पता होना चाहिए कि मतलब 8 अगस्त 1940 को जो है ना अगस्त प्रस्ताव आया था। क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। उसी में जो है ना अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया। क्यों किया? तो कारण था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहता था, इसलिए। वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो डिटेल से बतलाएंगे। देखिए लेकिन ये क्या रह गया? असफल रह गया। देखिए 1942 में, तो 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। और देखिए आप क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। और कब कर लिया गया? तो 1942 ईस्वी में। ये भी असफल रहा, ये भी आपको भारतीयों की सहायता लेने के लिए ही की गई थी। अब देखिए 1942 ईस्वी, तो 1942 ईस्वी के जो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है ना भारतीय संविधान का गठन हुआ था। क्या हुआ था? भारतीय संविधान का गठन जुलाई से अगस्त 1946 में। वो भी हम आपको आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए कुछ टॉपिक है वही जो हम पढ़े उसका कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव वायसराय क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर समझिए कि अगस्त प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा पेश किया गया था? तो आपको क्वेश्चन में टिक लगाना है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा कब पेश किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अब दूसरा क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्या देना है उत्तर? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब क्रिप्स मिशन, जो ये क्रिप्स मिशन था वो 22 मार्च होगा, वो आगे की डेट में हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जानिए मार्च 1942 को भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 को भारत आया था क्रिप्स मिशन। अब देखिए हम कैबिनेट मिशन पर जाएंगे, तो कैबिनेट मिशन को देखते हैं। चलिए देखिए कैबिनेट मिशन योजना, ये एक योजना था जो 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। और इसका दूसरा उद्देश्य था अंतरिम सरकार का गठन करना। तो ये दोनों चीज किया इसने। ये इसी मिशन के जो है ना
आधार मान करके जो कैबिनेट मिशन योजना था, इसी को आधार मान करके संविधान सभा का गठन हुआ था। अब चलिए आगे के पेज में देखते हैं। देखिए वो जो कैबिनेट मिशन थे उसके कितने सदस्य थे। अभी हम देखें कि कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था और उस योजना का उद्देश्य था कि अंतरिम से मतलब भारतीय संविधान सभा का गठन करना, भारतीय संविधान का निर्माण करना, और दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना। तो उसके लिए सदस्य था, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के। आपको याद रखना है कौन कौन थे। पैथिक लॉरेंस थे जिनका पोस्ट क्या था, तो वो भारतीय सचिव थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन योजना के अध्यक्ष थे, और ये जो है ना कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य भी हैं। तो इसका पोस्ट क्या था, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर, तो AB अलेक्जेंडर आपको नौसेना मंत्री थे। कौन पोस्ट पर थे, नौसेना मंत्री। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको लिखना है क्या, पैथिक लॉरेंस। कौन, पैथिक लॉरेंस। अब देखिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो बड़ा ही VVI है, इसमें सब्जेक्टिव भी सल्ट आएगा, ऐसा ही नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही। ध्यान दीजिए, कहा जाए तो देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, 24 मार्च 1946 को, और भेजा कौन था, तो आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एक, लॉर्ड इटली। आपसे क्वेश्चन पूछाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड इटली थे। और इनका संबंध जो किस पार्टी से था, तो लेबर पार्टी से। जिस तरह आपको जब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसका संबंध किससे है, तो भाजपा से है। किसके से है, भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। उसी तरह ये लॉर्ड इटली था, इसका संबंध किस पार्टी से था, तो लेबर पार्टी से था। जब ये फेयर को जो ये कॉपी है इसमें आप आगे बढ़िएगा, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। मतलब कि आप यदि कंपटीशन के स्टूडेंट से भी हो ना, तो इससे बहुत फायदा है। या आगे आप किसी कैबिनेट कमीशन का जो है ना तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतर है। भारतीय सचिव पद एवं उसके सहायक परिषद पद को कब सृजित किया गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 1858 ईस्वी में जो है ना सृजित किया गया था। किसको, भारतीय सचिव पद और उसके सहायक परिषद पद को। अब देखिए नोट है, भारतीय परिषद को मतलब जो भारतीय सचिव के पद की जो है ना सहायता के लिए परिषद पद का गठन किया गया था। तो भारतीय परिषद को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए आगे क्या है नोट में, तो आगे है कि भारतीय सचिव पद को तो स्वतंत्र हो गया देश का 1947 में, तो इसका तो सचिव पद भी है निश्चित ही समाप्त होगा। तो भारतीय सचिव पद को 1947 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना के बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना इस योजना को आधार मान करके संविधान का गठन किया गया था या हुआ था, हमने पहले ही बतलाया। और देखिए जब संविधान का गठन हुआ तो संविधान में कुल सदस्य कितने थे, तो आपको क्वेश्चन आएगा कितने सदस्य, तो 389 सदस्य थे। और सदस्य जो है ना आपको एक सदस्य पर 10 लाख की जनसंख्या, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। ये आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिख लीजिए, गारंटी है ये क्वेश्चन सब पूछे ही जाते हैं। एक सदस्य मतलब कि एक सदस्य जो है ना पर 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित होगा। अब देखिए ये कुल 389 सदस्य हैं, ये कहाँ से थे, मतलब इसका जो किसको कितना दिया गया ये चीज देखेंगे। तो देखिए 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था। क्या होना था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था। और ये देखिए ये क्या है कि 93 सदस्य देशी रियासतों से थे जिनको मनोनीत होना था, यानी वोटिंग जो होना था वो कितना पर होना था, तो 296 पर ही वोटिंग होना था। ये 93 सदस्य जिसका मनोनीत होना था, तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा जो देशी रियासत के सदस्य था उनका क्या होना था, तो मनोनीत होना था। इनको जो है ना डायरेक्ट रख देना, इनका कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव कितना पर होगा, तो 296 सदस्य जो थे उन पर चुनाव होगा, वो भी कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। 11 गो प्रांत से 292 सदस्य था। कितना सदस्य था, 11 प्रांत से 292 सदस्य, और 4 गो जो है ना आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था। तो ये 92 या 4 मिलाकर के टोटल कितना हो गया, 296। चलिए हम आगे के पेज में और समझ। देखिए
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी। तो हमने देखा कि देसी रियासत के जो क्या कहते हैं कि 93 सदस्य था उनको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था, और जो 296 सदस्य था ब्रिटिश भारत से उनका क्या किया था, निर्वाचन यानी कि चुनाव किया गया था। तो क्वेश्चन आ रहा है कि संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी। तो इसका उत्तर अंशतः निर्वाचित थी एवं अंशतः मनोनीत थी, जो हमने अपनी आंखों से अभी देखा है। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। तो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब चुनाव कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था। क्या किया था, अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था। अब जो 11 को जो हम ब्रिटिश प्रांत बतलाए थे जो चुनाव हुआ था 292 पर, वो कौन कौन से प्रांत थे देखिए। तो उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत थे। कौन थे, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई। इसको आपको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, ये कुछ नॉलेज के व्यू से रख लीजिए। शिव बम्बई हमने अभी नाम बोला, क्या बोला, बम्बई। लेकिन देखिए शिवसेना सरकार ने आधिकारिक रूप से सन 1995 में बम्बई का नाम बदल करके क्या रखा था, मुंबई रख दिया। कब रख दिया, तो 1995 ईस्वी में रखा था। कब रखा था, तो 1995 ईस्वी में रखा था। किसने रखा था, तो शिवसेना सरकार ने रखा था 1995 ईस्वी में। देखिए अब क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी आई है। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से था, तो संयुक्त प्रांत से। क्या गो प्रतिनिधि था, 55 गो प्रतिनिधि था संयुक्त प्रांत से। और मद्रास से आपको 49 गो प्रतिनिधि था। कितना प्रतिनिधि था, तो मद्रास से आपको 49 गो प्रतिनिधि था। और देखिए संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस रियासत, तो रियासत की बात हो रही है, तो आपको मैसूर रियासत से सबसे अधिक प्रतिनिधि था। कितना कुल, तो 7 गो प्रतिनिधि मैसूर रियासत से था। और दूसरा नंबर पर जाएगा आपको त्रावणकोर से 6 गो प्रतिनिधि, इसमें भी था। देखिए संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रांत से, तो संयुक्त प्रांत से 55 गो। दूसरा का नंबर पर मद्रास 49 गो। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस रियासत पूछ रहा है, तो हो जाएगा मैसूर रियासत 7 गो प्रतिनिधि, और दूसरा त्रावणकोर 6 गो प्रतिनिधि। देखिए अब ये है कि भारत के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है। इसके अनुसार सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी होता है। ये हमारे संविधान में लिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो नॉलेज के लिए बतला देता है, आगे भी पढ़ना है कि ये ब्रिटेन से लिया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब देखिए जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो 11 को प्रांत था उनको देख लिया। अब देखिए 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कितने थे, 4 थे, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार। चलिए आगे के पेज में देखते हैं। देखिए संविधान सभा का चुनाव, तो संविधान सभा का तो चुनाव हुआ, कितना सदस्य पर होना था, तो 296 सदस्य का चुनाव होना था। और उसका रिजल्ट भी आया, परिणाम। ये जो गठन हुआ था ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई से अगस्त 1946 में, क्या बताया, जुलाई से अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा का क्या होगा, गठन हो गया। और इसमें 296 सीट पर चुनाव हुआ। कैसा, किस प्रकार से हुआ, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा सदस्यों को क्या किया था, निर्वाचित हुआ था। इसका परिणाम क्या आया कि 208 सीट जो है ना कांग्रेस को मिला। कितना मिला, 208 सीट आपको कांग्रेस को मिल गया। किसको मिल गया, कांग्रेस को। और 73 गो सीट जो है आपको मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। 8 गो सीट निर्दलीय को, 7 गो छोटी पार्टियों को। डायरेक्ट कर दीजिएगा 15 सीट अन्य को मिला। 73 गो सीट मुस्लिम लीग को और 208 सीट कांग्रेस को मिला। अब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि चुनाव जो हुआ था, मतलब कि कैबिनेट मिशन योजना को आधार मान करके संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा में 296 सीट पर जो चुनाव हुआ था उसमें आपको कांग्रेस को कितना सीट मिला था, तो 208 सीट कांग्रेस को मिला था। 73 गो सीट मुस्लिम लीग को मिला था। मुस्लिम को पूछा है तो 73 गो सीट। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था।
हुआ था, नहीं देख रहे, नहीं हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा। इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी कि इसमें जो क्या कहते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद जो देते हैं वोट, या 18 साल जो अभी का एज है उसके बाद वोट देते थे, वो चीज़ का प्रावधान नहीं था। इसमें सब व्यक्ति वोट नहीं डाल दे सकते थे। देखिए संविधान सभा में लगभग सभी वर्गों का क्या था, प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में 15 को महिला सदस्य था, जिनका नाम हम भी आगे बतलाएंगे। अब देखिए हम बैठकों की बात करते हैं, संविधान सभा की बैठक पर आते हैं। तो संविधान सभा की बैठक हमारा क्या है, मतलब कि हेडिंग है संविधान सभा की बैठक। तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद के केंद्रीय कक्ष में नई दिल्ली, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। इस बैठक में 211 सदस्य क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। कहीं कहीं आपको 210 मिलेगा तो 210 भी राइट होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उसको भी टिक लगाइएगा। क्या कह रहा है, इस बैठक में 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। क्या किया, बहिष्कार किया। क्यों किया, क्योंकि वो तो इसमें हार चुका था बुरी तरह से। आपको पहले भी हमने दिखाया था, देखिए यहाँ जो इसको 73 को सीट प्राप्त हुआ मुस्लिम लीग को, और 208 कांग्रेस को, तो जीत गया है। तो ये अपना बहाना खोज रहा है किसके लिए, पाकिस्तान की मांग के लिए। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान, और आगे दिया गया आगे के पेज, सभा चाहता था। क्या चाहता था, अलग संविधान सभा चाहता था। इस बैठक में देसी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए हुए थे। मतलब कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि किस बैठक में देसी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो आपको क्या टिक लगाना है कि प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें देखिए फ्रांसीसी परंपराओं का अनुकरण करते हुए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष चुना गया। क्या, यानी आपको क्वेश्चन आएगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वो किस रूप से, तो अस्थायी रूप से किया था। अब देखिए ये बैठक के विषय में, इस बैठक के विषय में आपको जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इनका कार्यकाल था आपको 40 से 45। तो इस बैठक के संदर्भ में विंस्टन चर्चिल ने बयान दिया। क्या बयान दिया कि यह एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है, मतलब मजाक उड़ाया गया एक प्रकार से। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चलिए अब हम देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक। पहली बैठक देखा, अब दूसरी बैठक देखते हैं। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें जो है ना आपको क्लियरली, मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, और बी.एन. राव को जो है ना, आपको देखिए इनका पूरा नाम हम बताते हैं, वेंगल नरसिम्हा राव, जो आगे दिखाएंगे हम आपको। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। क्या चुना गया, संवैधानिक सलाहकार कहीं या कानूनी सलाहकार कहीं कहीं रहता है तो वही मारना है। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। देखिए आगे क्या कह रहा है कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी चुना गया था। क्या चुना गया था, 2 उपाध्यक्ष भी चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन सा, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी 2 उपाध्यक्ष चुना गया था। अब देखिए आगे, तो आगे है कि कुछ शॉर्ट नेम है, उनका पूर्ण नाम दिया गया है, क्योंकि पूरा नाम भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा, आप रटे रहिएगा, ये नहीं पता रहेगा तो कैसे मारिएगा। तो बी.एन. राव, बेंगल नरसिम्हा राव, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णामाचारी। बड़ी खतरनाक नाम सब है, बड़ी दिक्कत होता है याद करने में, लेकिन क्या कीजिएगा, याद करना पड़ेगा। के.एम. पनिक्कर, कवालम माधव पनिक्कर। अब देखिए संविधान सभा द्वारा सरदार की उपाधि के.एम. पनिक्कर को दिया गया था। आपको डायरेक्ट पूछा जाता कि सरदार की उपाधि किसे दिया था, आप सीएम मार देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए पूरा बात समझिए, संविधान सभा द्वारा सरदार की उपाधि किसे दिया गया, तो के.एम. पनिक्कर को दिया गया। किसे दिया गया, के.एम. पनिक्कर को। अब के.एम. पनिक्कर का पूरा नाम बताए थे, कवालम माधव पनिक्कर। चलिए आगे की पेज में देख। अब देखिए है कि वल्लभ भाई पटेल, यहाँ वल्लभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा, वल्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वल्लभ हो जाएगा।
तो देखिए क्वेश्चन मतलब क्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, बारदोली जो है ना जगह है गुजरात में पड़ता है, बारदोली गुजरात की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? आपको पूछा जाए सरदार की उपाधि जो है ना महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था पूछा तो महात्मा गांधी ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात की महिला की ओर से जो है ना महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दिया था। और देखिए BSEB मतलब बिहार बोर्ड में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई घुमाना कोई फिराना नहीं इसके लिए। देखिए संविधान सभा के अस्थाई मतलब अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद, सीधा आंख मूंद करके मार देना है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप जानते हैं कि अस्थायी रूप से, क्योंकि हम अभी संविधान सभा की बैठक पढ़ा है, पहली बैठक और दूसरी बैठक हो चुका है। संविधान सभा के अध्यक्ष तो अध्यक्ष की बात किया जाए तो डायरेक्ट मानना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक तो पढ़ ली संविधान सभा की, दूसरी बैठक भी पढ़ लिए। अब देखिए आपके सामने हाजिर है संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक पर चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक आपको कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसमें हुआ क्या था देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितना अनुच्छेद पूछा जाए तो आपको 8 अनुच्छेद था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। तो कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को। लेकिन पेश की तिथि जो पूछी जाएगी आपसे तो आपको बताना है 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। और देखिए उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का जो है ना आधार बना। और नोट है, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आपको क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव में, आधुनिक भारत के निर्माता किन्हें कहा जाता है? आपको तो आंसर मारना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आगे की पेज देखते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का? तो 1947 का संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका क्या मतलब कि प्रभाव पड़ा 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था? देखिए भारत मतलब संविधान सभा प्रभुत्व बन गई, यानी कि क्या हो, इसकी विदेश नीति जो वो स्वतंत्र हो गई, निष्पक्ष हो गई, मतलब कि वो अपना फैसला खुद ले सकती थी। संविधान देखिए संविधान सभा के सदस्यों में परिवर्तन हुआ। कितना सदस्य था? आपको कैबिनेट मिशन योजना को जो आधार मान करके संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें तो 389 सदस्य था। लेकिन इसमें जो है ना कुल सदस्य कितना है? 299 सदस्य है। उस समय आपको देसी रियासत से 93 गो सदस्य था, लेकिन अभी कितना है? तो आपको 70 गो सदस्य। ये क्वेश्चन में चिपका देगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जब प्रभाव पड़ा था उसमें क्या क्या चीज चेंजिंग हुआ था। देखिए देसी रियासत से आपको पहले कितना था? तो आपको 93 गो था। अभी कितना है? तो 70 गो हो गया। प्रांतों से तो प्रांतों से आपको उस समय कितना था? तो 296 मतलब कि 292 था। 4 गो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से था। तो अभी कितना हो गया? 229 सदस्य हो गया। तो कुल सदस्य कितना? तो 299। पहले कितना था उस समय? तो उस समय आपको था 389। अब देखिए क्वेश्चन है कि संविधान सभा विधायिका बन गई, यानी कि संविधान सभा संसद बन गई। क्या बन गई? संसद। वो कानून बनाने लगी। और देखिए कार्य इसका क्या बन गया? संसद का संविधान बनाना। एक काम था इसका संविधान बनाना और दूसरा काम क्या था? विधि बनाना। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट है कि देखिए जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब बड़ा मतलब कि कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। आगे पढ़िएगा कंपटीशन तब पता चलेगा। जब संविधान सभा विधि बनाती थी, विधि का मतलब क्या होता है? ये टेक्निकल वर्ड्स है। तो विधि का मतलब होता है कानून। तो कह रहा है कि जब संविधान सभा विधि बनाती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर, यानी कि इसका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। और देखिए आगे समझिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा का कहा जाता है। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अभी हम बताए कि ये जो थे वो संविधान सभा जब विधि बनाती थी, कानून बनाती थी, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे।
इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा का पिता किन्हें कहा जाता है, जीके जीएस का भी ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है। अब देखिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। करा कि भारतीय संविधान का निर्माता, मतलब भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो आप जानते हैं बखूबी भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। वो कहाँ से चुने गए थे, तो बंगाल प्रांत से। आपको क्वेश्चन आएगा, देखिए संविधान सभा मतलब संविधान सभा में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो क्वेश्चन में आपको आंसर देना है बंगाल प्रांत से, जो कि विभाजन के बाद आपको पूर्वी बंगाल का क्षेत्र बन गया, यानी पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में चला गया तो वो तो इंडिया में रहते थे ना, तो उनका इंडिया से कहीं से निर्वाचन होना था। तो देखिए आगे दिया गया है, भारत विभाजन के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान में कहाँ से हुआ, क्वेश्चन है तो बम्बई के पूना, मतलब पूना जगह है जो बम्बई पड़ता है, तो बम्बई के पूना से हुआ था। और पहले से यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो वो संविधान के खाली करते हैं इनके लिए सीट। चलिए आगे के पेजों में दिखाते हैं। देखिए यही व्यक्ति मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए पूना सीट को खाली करते हैं। भाई जब बंगाल विभाजन मतलब भारत जब विभाजन हो गया तो उनका तो पूरी बंगाल यानी पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया, तो भारत में से उनका भी क्या था, निर्वाचन होना था, तो पूना से हुआ, बम्बई के पूना से। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए पूना सीट को खाली किया था, तो किसने खाली किया था, तो MR जयकर ने खाली किया था। क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए पूना सीट को किसने खाली किया था, तो MR जयकर ने खाली किया था। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, टाइटल टाइप का क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है वो आधुनिक मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक मनु। अब देखिए हम प्रारूप समिति की बात करते हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र मतलब कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के निर्देश में बनाया गया था, मतलब तैयार किया गया था, इसके अध्यक्ष भी वही थे। तो प्रारूप समिति कि इसका कईयों नाम है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका कार्य क्या था, देखिए संविधान की जो प्रारूप थी उस पर जो है ना विचार विमर्श करना, क्या था इसका कार्य, विचार विमर्श करना। इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है VVI। इसका गठन कब हुआ था, मतलब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा को रिपोर्ट दिया था तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। अब देखिए सदस्यों की संख्या थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, वो भी क्या, अध्यक्ष सहित। इसमें एक बात लिख लीजिएगा, मतलब कि इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, जगह छुटा, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। देखिए जो अन्य 6 अध्यक्ष है उनकी भी बात नाम देख लेते हैं अन्य सदस्य। तो N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, इनका पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। सैयद मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णमाचारी जो कि DP खेतान के मृत्यु के बाद बने थे। कि कब बने थे, DP खेतान के मृत्यु के बाद बने थे कौन, TT कृष्णमाचारी। N माधव पनिकर थे, N माधव पनिकर जो है ना आपको BL मित्तल, मतलब BL मित्तल ल हो जाएगा, BL मित्तल के मृत्यु के बाद बने थे। कब बने थे, BL मित्तल के जो है ना मृत्यु के मतलब मृत्यु कहा गया, त्याग पत्र देने के बाद बने थे कौन, M माधव पनिकर। तो एक समाप्त हो गया प्रारूप समिति। चलिए आगे के पेज में, तो इसमें हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के लिए गठित जो प्रमुख बड़ी समितियां थी, जो बड़ी समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए, उनका हम नाम देखेंगे। तो प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। देखिए संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या 3 गो देखिए, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से संबंधित समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियमन व प्रक्रिया समिति क्या दिया गया है, और है संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियमन व प्रक्रिया समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान मतलब संविधान समिति के आगे क्या था दिया है कि संविधान मतलब कि संघीय संविधान समिति या प्रांतीय संविधान समिति, देख करके मारिएगा नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। प्रांतीय दिया गया था सीधा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकार मतलब अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति को, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, तो इसके हो जाएंगे डॉक्टर मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अब चलिए 9 नंबर का देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति। तो जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी मतलब कि एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी क्या थे? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। और देखिए आगे देखते हैं, मतलब संविधान सभा में कुछ छोटी पार्टियां भी थी। तो देखिए कार्य संचालन समिति बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऊपर ही बतलाया, लेकिन कार्य आगे लग जाए तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष तो के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, नागरिकता संबंधी समिति तो एस वरदाचारी, जो कि ये संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। और राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? और देखिए राष्ट्रीय ध्वज समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्तीय व कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और देखिए कुल पूरा नाम वाला जान लेते हैं। जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या है? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। एस वरदाचारी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास वरदाचारी। आगे के पेज में देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट आया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इन्हें कुछ विशेषता इनके पास, देखिए ये भारतीय संविधान के जनक किनको कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। आधुनिक मनु किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। स्वतंत्र भारत के प्रथम ये क्या थे? विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। चलिए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आजाद शत्रु देश रत्न की उपाधि किन्हें गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। अब देखिए मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में आप देखेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी ये थे। आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देसी राज्य मतलब देसी जो राज्य थे उनके एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। कौन थे? प्रथम विदेश मंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति के जनक कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, पहले भी इनका नाम बतलाया था, पूरा नाम हमने जीवटराम भगवान दास कृपलानी। चलिए आगे की पेज में देखते हैं। देखिए संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, क्या उसका जो तथ्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इससे पकड़ाएगा। संविधान निर्माण में लगा समय तो कितना लगा था? सब जानता है, आप भी जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 211 सदस्य उपस्थित था, ये भी बतलाए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक अंतिम बैठक हुआ था, इस दिन इसको संविधान सभा का भंग भी किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसमें सदस्य कितने उपस्थित थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे। देखिए अंतिम बैठक को मिला करके कुल कितने सत्र हुए थे? तो 12 सत्र हुए थे। आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि संविधान सभा में कितने सत्र हुए थे, तो आपका आंसर देना है 11। लेकिन कहा जाए कि अंतिम बैठक को मिला करके कुल कितने सत्र हुए थे? तो 12 सत्र हुए थे। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, तो 114 दिन जो है ना संविधान के प्रारूप पर क्या हुई थी? बहस हुई थी। संविधान निर्माण में कुल खर्च राशि कितना रुपया लगा था? तो लगभग 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपया संविधान के निर्माण में लगा था। देखिए और संविधान अंगीकृत हुआ था, तो किस डेट में ये अंगीकृत हुआ था? तो ये आंशिक रूप से इस दिन लागू भी हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। देखिए आगे समझिए, संविधान लागू हुआ था, संविधान 2 डेट पे एक तरह से लागू हुआ था, समझिए बात को। आंशिक रूप से ही कि जिस दिन बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन लागू हो गया था। और इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 16 अनुच्छेद थे। लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक। और देखिए संविधान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानून दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो बच्चा जानता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत
मतलब देखिए भारत गणतांत्रिक देश बना तो कब बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना। अब देखिए आगे की क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो हम पहले ही बताए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। तो देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक एवं संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर, तो हम पहले भी बता चुके कि अंतिम बैठक कब हुआ था, याद रखना। ये तिथि जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण, इससे बहुत क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए आगे की पेज में देखते हैं। तो संविधान तो बन गया, तो हमारे देश का मतलब संविधान का नाम क्या पड़ा? तो भारत का संविधान। इसको अंग्रेजी में कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बनने के बाद उसमें क्या था, मतलब उसका आकार कैसा था? तो उसमें प्रस्तावना भी था। आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में जो है आपको प्रस्तावना पेश किया था। तो उसमें प्रस्तावना भी था। अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। भाग कितनी थी? तो 22 भाग थे। अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो आपको 8 अनुसूची थी। अब देखिए संविधान मतलब भारत संविधान सभा की प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है हमारे भारतीय संविधान सभा की? तो हाथी है। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का जो है ना वो प्रतीक क्या है? वो भी हाथी ही है। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक, यानी संविधान को हिंदी में कौन लिखे थे, यानी कैलीग्राफर जो थे, इसके कैलीग्राफर वो हिंदी के कौन थे? तो बसंत कृष्ण वैद्य थे, जिन्होंने हिंदी में जो है ना संविधान को लिखा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक कौन थे, यानी कि संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। देखिए आगे क्वेश्चन है कि संविधान के पन्नों की सजावट किया था, यानी कौन से व्यक्ति थे जो संविधान के पन्नों की सजावट किए थे? जिस तरह देखिए ये सब सजाए हुए, उसी तरह से उसने बहुत बढ़िया तरीका से सजावट किया था। तो नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकार जो कि शांति निकेतन के थे। अब देखिए हम बताएं आपको कि संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ये तिथि जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इससे ऑब्जेक्टिव है कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया कब? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। क्या किया गया? प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और देखिए नोट है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो मई के महीने 1949 ईस्वी को जो है ना भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। तो यहीं तक हम रहने देते हैं। ये हमारा था 15 चैप्टर, और इस लेसन में मतलब कि लेसन में लगभग 30 पन्ना है, और 30 पन्ना में से हमने 15 को पन्ना पढ़ लिए हैं। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में 16 पेज से लेकर के 30 पेज के अंदर में। धन्यवाद। यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि जो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है, और ये आपकी जानकारी के लिए बहुत बेहतर हुआ वीडियो, और आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ था। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।